ये पार्ट 1 लोक प्रशासन पेपर 1। आज की चर्चा में हम लोक प्रशासन का अन्य सामाजिक विज्ञान के विषयों के साथ संबंध के बारे में बात करेंगे। हमने अपने पिछले लेसन्स में लोक प्रशासन का राजनीतिक विज्ञान से संबंध और लोक प्रशासन का विधि कानून के साथ संबंध के बारे में चर्चा करी थी। आज हम लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र के संबंध की चर्चा करते हैं। अर्थशास्त्र और लोक प्रशासन के बीच हमेशा घनिष्ठ संबंध रहा है। एडम स्मिथ, जिनको हम अर्थशास्त्र का जनक भी मानते हैं, उन्होंने राजनीतिक अर्थशास्त्र की परिभाषा करते हुए कहा कि यह लोगों और सरकारों के संसाधनों का प्रबंध करने की कला है। कौटिल्य हमारे देश के बहुत बड़े विद्वान, उन्होंने आज से 2000 साल पहले, 2000 से भी ज्यादा साल पहले, उन्होंने एक ग्रंथ की रचना करी थी जिसको हम अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। उसमें लोक प्रशासन की कला की ही विवेचना थी। नाम उन्होंने उसे अर्थशास्त्र दिया था, लेकिन वो सारा लोक प्रशासन था। उस साम्राज्य में, उनके समय जो साम्राज्य था, उसका लोक प्रशासन कैसा चलाया जाना चाहिए और कैसा चल रहा था, उसके बारे में सारी चर्चा थी। मगध साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। तो अर्थशास्त्र और लोक प्रशासन का संबंध एकदम निकट और घनिष्ठ है। इसको हम इन बातों से भी समझ सकते हैं जो मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो यह कि प्रत्येक प्रशासकीय नीति को उसके आर्थिक परिणामों की दृष्टि से देखना पड़ता है। मैं इसका एक बहुत समकालीन अभी इस समय का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। बहुत ही हाल में जो केंद्रीय सरकार है हमारी, उन्होंने देश के अंदर जीएसटी का प्रावधान लाए। तो जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, वह एक प्रशासन की टैक्सेशन के बारे में, करारोपण के बारे में नीति है कि देश में किन गुड्स यानी सामान और सर्विसेज यानी सेवाओं के ऊपर किस तरह से कितना कैसे टैक्स लिया जाएगा। जब यह नीति बन रही थी, इसको नीति को बनने में बहुत लंबा समय लगा, 1 दशक से भी ज्यादा, तो उसकी जो चर्चाएं थी वो आर्थिक परिणामों के दृष्टिकोण से देखी जा रही थी। प्रशासनिक तो मामला था ही, काम प्रशासन को करना है, टैक्सेशन प्रशासन का काम है, लेकिन हम उसकी चर्चा किस रूप में कर रहे हैं कि उसके आर्थिक परिणाम क्या होंगे देश में, राज्य में, बाजार में, व्यवसायों पर और व्यवसायों पर, दोनों पे, बिजनेसेस पे, बिजनेसमैन पे,
मार्केट्स में और अर्थव्यवस्था पे। उसकी प्रक्रियाएं, उसकी क्रियाएं, उसकी टेक्निकलिटीज, प्रोसीजर्स कैसे इंप्लीमेंट होगा, और सबसे बड़े उसके आर्थिक परिणाम क्या होंगे, इन सभी चर्चाओं ने जीएसटी को आयाम दिया। तो हमारे देश में जीएसटी के आने से पहले भी, लागू होने पर, और अब उसके लागू होने के जब 2-3 साल बीत रहे हैं, तब हम उसके परिणामों को जांच रहे हैं, परख रहे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, क्या ठीक किया जा सकता है। लेकिन आर्थिक परिणाम, कार्य प्रशासनिक, नीति अर्थ से जुड़ी हुई, और आर्थिक परिणाम हम उसके देख रहे हैं। इसी तरह जैसे कोई भी और कार्य प्रशासन करता है तो उसके आर्थिक परिणामों को सोचा जाता है। जैसे अभी कोरोना के फैलने पे जब लॉकडाउन किया गया देश में, तो है प्रशासनिक कार्य, देश का प्रशासन कदम उठा रहा है कि हमें लॉकडाउन करना है, कर्फ्यू लगाए गए, लोगों को निकलने नहीं दिया गया, मार्केट्स बंद हो गए। परिणाम क्या देखे गए? सबसे बड़े परिणामों की चर्चा क्या रही? आर्थिक परिणाम। लोगों पे, लोगों की आर्थिक स्थिति पे, व्यवसायों पे, और पूरे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर उसका क्या परिणाम आया, ये सबसे बड़ी चर्चा का विषय रहा। यह विषय तो जरूर था कि कोरोना उससे कितना रुक पाया, इसका विश्लेषण चलता रहेगा, और यह भी विश्लेषण चलेगा, निरंतर चल रहा है, कि उसका आर्थिक परिणाम क्या रहा। तो मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं वह यह है कि प्रत्येक प्रशासकीय नीति को उसके आर्थिक परिणामों की दृष्टि से देखना पड़ता है। तो अर्थशास्त्र और लोक प्रशासन अलग हो ही नहीं सकते। दूसरा है कि लोक कल्याण से प्रेरित आर्थिक योजनाओं का क्रियान्वयन प्रशासन द्वारा किया जाता है। मान लीजिए लोक कल्याण के लिए कोई भी आर्थिक, लोक कल्याण से प्रेरित, जैसे नरेगा है, महात्मा गांधी, मनरेगा आपने सबने सुना है। तो जो नरेगा 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करता है, तो ये लोक कल्याण की नीति है। अब ये जितने भी, ये इसका क्रियान्वयन कौन कर रहा है? इसका क्रियान्वयन लोक प्रशासन करवा रहा है, जिला प्रशासन करा रहा है, पंचायतें करवा रही हैं। तो जिला प्रशासन, जिला परिषद, पंचायत समितियां और ग्राम पंचायत, ये सब उसमें कार्य कर रहे हैं। तो नरेगा लोक कल्याण की नीति, आर्थिक योजना है, रोजगार देने की योजना है। रोजगार इसलिए दिया जा रहा है कि जो व्यक्ति हैं गांवों के अंदर, उनको एक न्यूनतम इनकम उनको प्रोवाइड किया जा सके, उनको एक न्यूनतम आमदनी उनको हो, जिससे कि वो अपना खर्चा चला सकें, गरीबी से ऊपर रहें। तो सरकार ने यह लोक कल्याण की नीति अपनाई। लेकिन इस योजना का क्रियान्वयन प्रशासन के हाथ में है। एक आर्थिक प्रभाव डालने के लिए काम प्रशासनिक, तो भिन्न तो हो ही नहीं पा रहे लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र। अगला मैं इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूं कि परस्पर विरोधी आर्थिक हितों के मध्य प्रशासन द्वारा संतुलन स्थापित किया जाता है। देखिए, कई बार आर्थिक हित परस्पर विरोधी होते हैं। जैसे जीएसटी की वापस हम चर्चा करें। जीएसटी केंद्र सरकार द्वारा स्थापित करारोपण की नीति है,
और ये सारा पैसा केंद्र सरकार के पास चला जाता है। राज्य सरकारें उसमें सहायता करती हैं। अब राज्य सरकारों के कई सारे टैक्सेस इसके अंदर सम्मिलित कर लिए गए और उनको जीएसटी में शामिल कर लिया गया। एक टैक्स हो गया, वन नेशन वन टैक्स। एक देश है, एक टैक्स चलेगा पूरे देश में। राज्यों के अलग अलग टैक्सेशन जो करारोपण की शक्तियां थी उनको समाप्त करके एक देश के अंदर एक ही टैक्स की प्रणाली स्थापित की गई। तो राज्यों के हित तो इसके अंदर प्रभावित हो गए। तो आर्थिक जो हित थे राज्यों के, राज्य प्रशासन के, वो हित बैलेंस करने पड़ेंगे। तो उसका काम प्रशासन द्वारा संतुलन बिठाए जाने की कोशिश की जाती है। केंद्रीय प्रशासन और राज्य प्रशासन आपस में संतुलन बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। जीएसटी काउंसिल बनी, जीएसटी काउंसिल में ये चर्चाएं होती हैं। केंद्र सरकार ने माना कि कुछ अंश उसका उनको देना ही है। जो नुकसान हो रहा है राज्यों का टैक्सेशन के अंदर, आमदनी के अंदर, उसका कुछ हिस्सा केंद्र सरकार फिर वापस राज्यों को लौटाएगी। वो पैसा उसको पुनर्भरण किया जाएगा। उसकी प्रक्रियाएं क्या होंगी, किस तरह किया जाएगा, ये जीएसटी काउंसिल के अंदर डिस्कशन होता है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार के पास जैसे अब पैसा अब कम हो रहा है क्योंकि टैक्सेस बिजनेसेस लॉकडाउन के कारण अफेक्ट हो गए कोरोना के बाद। तो वो लॉकडाउन के बाद जब बिजनेसेस नहीं चले तो टैक्सेस भी कम आ रहे हैं केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार के पास टैक्सेस कम आ रहे हैं तो वो राज्यों को भी जो पहले ड्यू था उनका, वो भी पैसा नहीं दे पा रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर राज्य प्रशासन और केंद्र प्रशासन रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये राजनीति भी हो जाती है, इसमें ये राजनीति का विषय भी बन जाता है। जहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अंदर भिन्न दलों के शासन होते हैं, वहाँ ये राजनीति का बहुत बड़ा विषय होता है। लेकिन यह एक प्रशासन का विषय भी है कि इसको कैसे सुलझाया जाए। तो परस्पर विरोधी जो आर्थिक हित होते हैं उनके बीच में प्रशासन द्वारा संतुलन स्थापित किया जाता है। एक और बात आपको गौर दिलाता हूं कि जो नवीन आर्थिक विचार प्रशासन के संगठन को प्रभावित करते हैं। अब जैसे जीएसटी नवीन आर्थिक विचार ही है, और भी जो नए नए इकोनॉमी से जुड़े हुए, फाइनेंस से जुड़े हुए विचार आते हैं, बिजनेस वर्ल्ड के अंदर आते हैं, वो प्रशासन को प्रभावित करते हैं। तो आज की सरकारों की आर्थिक जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई हैं कि प्रशासन के अध्ययन के अंतर्गत एक नए उप विषय आर्थिक प्रशासन का विकास हो गया, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन की बढ़ती हुई आर्थिक जिम्मेदारियों को देखकर कुछ विद्वानों ने अपने देश में आर्थिक एवं औद्योगिक सिविल सेवा के निर्माण का सुझाव भी दिया है। हालांकि हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ है अभी। तो आज के युग में अर्थशास्त्र लोक प्रशासन का आधार बन गया है। आजकल प्रत्येक प्रशासकीय नीति आर्थिक आधार पर निश्चित की जाती है और यह देखा जाता है कि उससे देश का या समाज को कितना लाभ होगा। जैसे मैं आपके जिस जीएसटी की बात कर रहा था, आर्थिक विकास के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं बनाई जाती हैं। इसमें भी अर्थशास्त्र का ज्ञान आवश्यक होता है। सरकार द्वारा अपनी नीतियों के संचालन के लिए वित्त एवं बजट की जो व्यवस्था की जाती है वह भी अर्थशास्त्र का विषय है। आज प्रशासन से मांग की जा रही है कि वह कारखानों का संचालन करे तथा कृषि, बैंकिंग व बीमे आदि के व्यवसाय को अपने हाथों में ले। आज वही प्रशासन सफल हो सकता है जिसे अर्थशास्त्र का ज्ञान है। इस प्रकार अर्थशास्त्र का ज्ञान प्रशासक की सफलता की कुंजी है। जब मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे तो अर्थशास्त्र के ज्ञाता होने के कारण उन्होंने देश को वह दिशा दी। प्रशासन के अंदर वित्त मंत्रालय के वित्त मंत्री जब नरसिम्हा राव के सरकार के समय और बाद में प्रधानमंत्री के समय उन्होंने अर्थशास्त्र के अपने ज्ञान को लगाकर प्रशासन के अंदर जो बदलाव किए देश के अंदर, उसने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए
अच्छे रास्ते की तरफ मोड़ दिया, उन्नति की ओर मोड़ दिया। तो यह बात प्रूव करती है कि अर्थशास्त्र और प्रशासन का बहुत क्लोज रिलेशन है। अगली चर्चा के अंदर हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।